नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रीमलाइन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। कल हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंस फ्लो क्या होते हैं वो डिस्कस किया था। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? अ स्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड, रेगुलर फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच द लिक्विड ट्रेवल इन द सेम वेलोसिटी, यानी हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो होती है स्ट्रीमलाइन में वो सेम होती है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ट्रेवल थ्रू इन अ सेम सेम डिस्टेंस इन अ सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ट्रेवल करते हैं। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से है। अगर हम लोग बात करें स्ट्रीमलाइन में, तो स्ट्रीमलाइन में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी स्ट्रीमलाइन पे, किसी भी स्ट्रीमलाइन में किसी भी पॉइंट पर, तो वो क्या देता है? द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट। देखो अगर ये हमारे पास एक पाइप है, ये हमारे पास पाइप है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो आप अगर इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट इस डायरेक्शन की वेलोसिटी दे रहा है, यानी ये वेलोसिटी बता रहा है। दिस टेल्स द वेलोसिटी, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, this is C. So at every point when you draw the tangent, tangent gives the direction of velocity of that element. यानी element कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है ये बताने का काम ये tangent कर रहा है। So tangent gives the direction of the velocity of that element. Element का मतलब यहाँ पर हम लोग liquid molecule की बात कर रहे हैं। Now second क्या कह रहा है? Two streamlines intersect, sorry, no two streamlines intersect to each other. If they intersect, it means that there is two different direction at this point. जैसे अगर आपको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने जब पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने देखा था कि लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो इंटरेक्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं इंटरसेक्ट होते हैं? हम ऐसा क्यों नहीं मानते कि लाइंस ऑफ फोर्स, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि देखो अगर हम लाइंस ऑफ फोर्स की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और इस तरह से मान लो ये पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो हम क्यों नहीं मानते कि एक लाइन पर दो लाइन क्रॉस होते हैं? देखो अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर अगर एक पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर दो टेंजेंट बनेंगे, एक ये टेंजेंट बनेगा, एक ये टेंजेंट बनेगा। लेकिन एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बन सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल टू फॉर्म अ टू टेंजेंट ऑन अ सिंगल पॉइंट? एक सिंग नो, इट इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पे दो टेंजेंट नहीं हो सकते। इसीलिए यहां पर भी हमने क्या कहा है कि दो स्ट्रीमलाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही। अगर हो रहे होते तो हम लोग क्या कहेंगे फिर? अगर हो रहे इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक पॉइंट पर दो टेंजेंट है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आप बोल सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि दो स्ट्रीमलाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते, इंटरैक्ट नहीं होते। इन स्ट्रीमलाइन द वेलोसिटी ऑफ ईच एलिमेंट इज रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक एलिमेंट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करता है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इन द स्ट्रीमलाइन द वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट मे बी डिफरेंट। इन स्ट्रीमलाइन द वेलोसिटी, सॉरी, इन स्ट्रीमलाइन, डिफरेंट स्ट्रीमलाइन बोलना चाहिए यहाँ पर। इन डिफरेंट स्ट्रीमलाइन, इन डिफरेंट स्ट्रीमलाइन, ये लास्ट वाला करेक्ट कर लो। इन डिफरेंट streamline the velocity of the element may be different। यानी अगर दो अलग अलग स्ट्रीमलाइंस है, दो अलग अलग स्ट्रीमलाइंस है, तो अलग अलग स्ट्रीमलाइन में हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। ओके, लेकिन एक स्ट्रीमलाइन में वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रीमलाइन फ्लो के। आर यू गेटिंग दिस? टेंजेंट ड्रॉन क्या बताता है? वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है। दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि एक पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तीसरा हमने कहा कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ओके, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करता है। और अगर चौथा बात करें तो चौथा क्या कह रहा है? तो डिफरेंट स्ट्रीमलाइन, अलग अलग डिफरेंट स्ट्रीमलाइन अगर है तो उनमें वेलोसिटी क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। ओके, हर एक की वेलोसिटी एलिमेंट की अलग अलग हो सकती है एज ए डिफरेंट वेलोसिटी। ओके, नाउ अगर हम बात करें टर्बुलेंट फ्लो की, तो टर्बुलेंट फ्लो एक तरह का टर्बुलेंस जनरेट करता है। जैसे आपने देखा होंगे हैरिकेन, हैरिकेन वगैरह, वादळ वगैरह है ना, बघितलं है? सो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्बुलेंस कहते हैं। तो टर्बुलेंस में एक्चुअल में क्या हो रहा होता है? जो फ्लो होता है, द टर्बुलेंट फ्लो, द फ्लो ऑफ लिक्विड इज इरेगुलर, राइट? ये फ्लो कैसा होता है? इरेगुलर होता है। ये कैसा होता है? रेगुलर होता है, एकदम रेगुलर और स्टेडी होता है। इसे आप अगर अच्छे से याद रखना चाहते हैं, आप इसे अनस्टेडी कह दीजिए, अनस्टेडी। ये अनस्टेडी होता है, ये बिल्कुल भी स्टेडी नहीं होता है। और ये कैसा होता है? एकदम स्टेडी फ्लो होता है, स्टेडी फ्लो होता है।
इट इज अ स्टेडी फ्लो, इट इज अनस्टेडी फ्लो। ओके, द डेंसिटी इफेक्ट, हाँ इसके ऊपर डेंसिटी इफेक्ट कर सकती है। ओके, टर्बुलेंस डिपेंड करता है डेंसिटी पे। वेलोसिटी ऑफ ईच एलिमेंट इज डिफरेंट, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक लिक्विड मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, ओवरटेक करने की कोशिश करता है। इसका मतलब जब ये इसको ओवरटेक करेगा तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है ना। इसका मतलब तो यही हो रहा है कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, इसलिए तो ये टर्बुलेंस जनरेट करेंगे। इस तरह से क्या जनरेट करते हैं, टर्बुलेंस जनरेट करते हैं, दे आर क्रिएटिंग द टर्बुलेंस, राइट। एक तरह का टर्बुलेंस जनरेट करता है। इसीलिए जो आप टैप वाटर जो रहता है, मतलब जो नल का पानी होता है, नल को आप नल के पानी को जोर से चालू करो तो आपको व्हाइटिश कलर बबल्स जैसा पानी यहाँ पर दिखाई देता है। तो वो क्या है, एक्चुअली टर्बुलेंस की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू ओवरटेक टू वन अनदर। पाथ कैसा होता है, सिगजैग होता है। ये कैसा होता है, एकदम टेंजेंशियल ड्रॉ करे तो आपको एकदम स्ट्रेट पाथ दिखाई देगा यहाँ पर। इन सम पॉइंट द मोशन ऑफ द एलिमेंट इज रोटेशनल। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी एलिमेंट क्या हो जाती है, घूम जाते हैं, तो घूमने की वजह से क्या हो जाता है, बेसिकली रोटेशनल मोशन यहाँ जनरेट होता है। ये क्या क्रिएट करता है, ये इडीज जनरेट करता है। अब इडीज का मतलब क्या होता है, इडीज का मतलब होता है वर्लपूल। वर्लपूल, वर्लपूल पता है आपको, वर्लपूल मतलब भौरी। समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ईडीज का मतलब क्या होता है, भौरी होती है ना, वो गोल 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 समंदर में बनती है, पानी में बनती है, या हरिकेन बनाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आर यू गेटिंग मी। ईडीज का मतलब, सो दैट इज कॉल्ड एज ईडीज। ओके, तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इरेगुलर फ्लो होता है, अनस्टेडी फ्लो होता है, डेंसिटी इसको इफेक्ट करती है, वेलोसिटी हर एक एलिमेंट की अलग अलग होती है, पाथ इसका जिगजैग होता है, किसी किसी एलिमेंट में रोटेशनल मोशन जनरेट हो जाता है, और रोटेशनल मोशन जनरेट होने की वजह से वो ईडीज जनरेट करता है, मतलब वर्लपूल्स जनरेट करता है, भौरी बनाना शुरू कर देता है। ऐसे गोल 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 भौरी बनाता है यहाँ पर। ओके, पानी। Getting that? These are nothing but the characteristics of the streamlined flow and turbulent flow. Any doubt to anyone? Okay. अच्छा, अब इनमें क्या होता है, बेसिकली एक वेलोसिटी होती है जिसको हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी रफ कर दूं, क्रिटिकल वेलोसिटी। ये ग्रेविटेशनल वाली क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं, हाँ। The velocity beyond which the velocity beyond which streamline converted into streamline flow converted into turbulent flow is called critical velocity. सो कैसे पता करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी, तो हमारे पास उसका फॉर्मूला है, vc इज इक्वल टू r eta divided by rho d. vc is equal to r eta divided by rho d. ओके, इसमें vc क्या है, vc क्रिटिकल वेलोसिटी, r क्या है, इसको कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। डिस्कस करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और डी क्या है,
डायमीटर ऑफ द पाइप, है ना। क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी? एक ऐसी वेलोसिटी जिसके से ज्यादा अगर वेलोसिटी किसी पाइप में, देखो किसी पाइप में अगर पानी फ्लो हो रहा है, ये पाइप है, इस पाइप के अंदर पानी फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, ओके। तो अगर किसी मॉलिक्यूल की या फिर हम कहेंगे फ्लूइड की वेलोसिटी वीसी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? तो ये आर है, आर रेनॉल्ड्स नंबर होता है, ये प्योर नंबर होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ईटा क्या होती है? ईटा बताना भूल गए, यहां पर मैं ईटा बताना रह गया। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके। ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। वीसी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी है, रेनॉल्ड्स नंबर है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डायमीटर ऑफ पाइप है और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, अगर लिक्विड मॉलिक्यूल इस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है या इससे कम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। लेकिन अगर इस वेलोसिटी से ज्यादा बढ़ जाती है वेलोसिटी, कुछ ना कुछ अगर आप इसमें सबको वैल्यू पुट करेंगे तो एक नंबर आएगा, राइट। वो नंबर क्या होंगी? क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, ओके। कोएफिशिएंट अलग आएगा, डेंसिटी अलग आएंगे हर लिक्विड के। अगर आप ऑयल लोगे तो अलग आएगी, लिक्विड लोगे तो यानी पानी लोगे तो अलग आएगी, केरोसिन लोगे तो अलग आएगी, पेट्रोल लोगे तो अलग आएगी, मर्क्यूरी लोगे तो अलग आएंगी। तो इन सब की ये पैरामीटर्स अलग अलग आएंगे, जिस वजह से अलग अलग वेलोसिटी हो जाएगी। तो अगर वो क्रिटिकल वेलोसिटी से लिक्विड का फ्लो ज्यादा हो गया तो हम कहेंगे कि ये अब टर्बुलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो फ्लो रहेगा वो स्टेडी नहीं रहेगा बल्कि कैसा हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा। और अगर उससे कम है तो हम कहेंगे नहीं, अभी स्ट्रीमलाइन फ्लो चल रहा है, या फिर जो वेलोसिटी है, राइट, वो क्रिटिकल वेलोसिटी के अंडर में है, अंदर है, कम है, इसलिए जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। सो दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी। व्हाट इज meant बाय क्रिटिकल वेलोसिटी? ऐसी वेलोसिटी जिसके ऊपर जाने पर, यानी जिससे ज्यादा अगर वेलोसिटी हो गई फ्लो की, तो उस वेलोसिटी को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। आर यू गेटिंग दिस अप टू हियर? क्रिटिकल वेलोसिटी समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक मिनिमम वेलोसिटी होती है, अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी हो जाए तो समझ लीजिए कि जो फ्लो है अब वो स्ट्रीमलाइन नहीं रहा बल्कि टर्बुलेंट हो चुका है। वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है, जैसे आप टैप को चालू करते हो ना, जैसे आप टैप को बहुत धीरे से चालू करोगे, नल को धीरे चालू करोगे, तो पानी धीरे धीरे फ्लो होगा, तो उस समय ये वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होने की वजह से पानी एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगा आपको, एकदम पानी जो एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगा। लेकिन अगर आपने टैप को बहुत जोर से घुमा दिया तो वेलोसिटी यानी मॉलिक्यूल बहुत रशली बाहर निकलेंगे, और जब रशली बाहर निकलेंगे तो ये जो रहेगी वो इंक्रीज हो जाएगी, इट विल इंक्रीज बिकॉज आर यानी रेनॉल्ड्स नंबर इंक्रीज होने वाला है। रेनॉल्ड्स नंबर इंक्रीज हो जाएगा, इस वजह से जो वेलोसिटी होंगी वो क्रिटिकल वेलोसिटी के बियॉन्ड चले जाएंगे, यानी आगे चले जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो ये टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब आपको जो ट्रांसपेरेंट पानी दिखाई दे रहा था, ट्रांसपेरेंट पानी नहीं दिखाई देगा, बल्कि आपको व्हाइटिश कलर का बबल्स वाला टर्बुलेंस वाला पानी दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी। वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, रेनॉल्ड्स नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड द डायमीटर ऑफ ट्यूब जिसमें से वो फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रेनॉल्ड्स नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, रेनॉल्ड्स नंबर, आई थिंक सो स्पेलिंग गलत हो रही है रेनॉल्ड्स नंबर की, यस, आर ई लगा देने, रेनॉल्ड्स नंबर एक्चुअली नंबर है, ये एक सिंपल सा नंबर है। रेनॉल्ड नंबर इज अ प्योर नंबर, इट इज ए प्योर नंबर which tells about the flow of liquid, that is whether flow is streamline or turbulent, that is whether flow is streamline और turbulent, ये डिसाइड करता है। अब इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं हमारे पास,
हमारे पास ऑलरेडी ये फॉर्मूला है, देखिए ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, इसको सिर्फ आपको मॉडिफाइड करना है। तो क्या बन जाएगा, इट इज गिवन बाय क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू VC रो डी, है ना, VC रो डी डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, क्या डायमेंशन आएगा इसका, कोई डायमेंशन, इज देयर इज अ डायमेंशन फॉर दिस क्वांटिटी, रेनॉल्ड्स नंबर के लिए कोई डायमेंशन आएगा, इट इज अ प्योर नंबर ना, ये क्या है, एक प्योर नंबर है, सो नो डायमेंशन, इट हैज नो डायमेंशन, नो यूनिट, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि रेनॉल्ड्स नंबर कितना आएगा, तो आप ये फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए, ओके, और उसके जरिए हम लोग उसे कैलकुलेट कर पाएंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, रो डी वगैरह ये सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है, यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये वैल्यू मिल गई तो रेनॉल्ड्स नंबर मिल जाएगी। अब रेनॉल्ड्स नंबर कैसे डिसाइड करेंगे कि कब स्ट्रीमलाइन है और कब टर्बुलेंट है, यानी अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू इतनी आ रही है तो हम कैसे कहेंगे कि जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, इफ R is below R is below 1000, then the flow is streamline. अगर R की वैल्यू यानी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 के नीचे है, राइट, 1000 के नीचे, या फिर हम लोग कह सकते हैं 1000 भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, तो इसका फ्लो कैसा रहेगा, द फ्लो इज लैमिनार या फिर स्ट्रीमलाइन, लैमिनार भी कह सकते हैं, लैमिनार का मतलब समझाऊंगा मैं आपको, लैमिनार, लैमिनार मतलब पतला होता है ना, ओके। इफ वी कैन से दैट सेकेंड, इफ R is between 1000 and 2000, then it may converted into the turbulent, या turbulent ही बोल दीजिए, then the flow of liquid is turbulent. Between 1000 and 2000, so then the flow of liquid may convert कहेंगे, may convert into turbulent। और अगर 2000 से ज्यादा है, if R is greater than 2000, then the flow is 100% turbulent, and flow is turbulent, ओके। तो क्या क्या दिया यहाँ पर, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर एक प्योर नंबर है, राइट, ये नंबर क्या बताता है, ये नंबर आपको लिक्विड के फ्लो के बारे में बताता है कि गिवन फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट फ्लो है। ये नंबर एक प्योर नंबर होता है, इस वजह से इसको कोई डायमेंशन नहीं होता और कोई यूनिट नहीं होता, नो डायमेंशन नो यूनिट, क्योंकि ये एक प्योर नंबर है, बिकॉज इट इज ए प्योर नंबर, ओके। नाउ अब अगर हम लोग बात करें तो ये इसका जनरलाइज फॉर्मूला है, ओके। नाउ अगर R की वैल्यू 1000 से कम होगी, यानी R की वैल्यू अगर आप यहाँ पर सारे वैल्यूज को पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ पर भी आपको एक नंबर मिलेगा, प्योर नंबर। वो नंबर अगर 1000 से कम है, लेस देन 1000 है, जो फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है, या आप इसको लैमिनार भी कह सकते हो, स्ट्रीमलाइन होता है
या लैमिनार होता है। अगर R की वैल्यू 1000 और 2000 के बीच में है, 1000 और 2000, ये तो 100% स्ट्रीमलाइन होता है, 100% स्ट्रीमलाइन होता है। 1000 भी अगर हम लोग कंसीडर करें तो 1000 भी स्ट्रीमलाइन ही होता है। और 1000 से 2000 के बीच में अगर ये वैल्यू चली जाती है R की, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या शायद ये कन्वर्ट हो, ओके, शायद ये चेंज हो जाए, स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट पे शिफ्ट हो जाए, ओके। और अगर R की वैल्यू 2000 से ज्यादा ही है तो 100% ये टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो ये था बेसिकली हमारा रेनॉल्ड्स नंबर। आर यू गेटिंग दैट? रेनॉल्ड्स नंबर एंड द क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या ये दोनों चीजें क्लियर हो रही है? यस, आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? ओके। सो रेनॉल्ड्स नंबर के कंडीशंस कभी कभी पूछे जाते हैं कि कौन से कंडीशन में जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है। जैसे कि आपको सवाल पूछ लिया दैट द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर इज, आपको ऑप्शन याद रखना चाहिए, लेस देन 1000। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है द फ्लो ऑफ लिक्विड मे चेंजेस फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू द टर्बुलेंट फ्लो व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर इज 1000 to 2000, and when it is 2000 greater than 2000 it is 100% turbulent flow, okay। are you getting this? क्लियर है यहां तक? ओके। सो ये हो गया हमारे क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में, रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में, यानी फ्लूइड फ्लो के बारे में। अभी तक हम लोगों ने फ्लूइड फ्लो स्टडी कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे बेसिकली विस्कोसिटी इस टॉपिक पे, ओके। विस्कोसिटी टॉपिक पे रफ करूं, ये हो गया लिखकर सबका? गुड। विस्कोसिटी, घट्टपना, विस्कोसिटी। अच्छा, लास्ट ईयर हम लोगों ने फ्रिक्शन ये टॉपिक पढ़ा था, याद आ रहा है आप लोगों को? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पढ़ा था ना लास्ट ईयर हम लोग, यानी 11th स्टैंडर्ड में हमने फ्रिक्शन पढ़ा था। क्या होता है फ्रिक्शन? व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शन? It is a opposition to the relative motion between two bodies when they come in contact। जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, उसी को हमने कहा था फ्रिक्शन। मतलब ये कि अगर मेरे पास एक बॉल है सपोज, और उस बॉल को मैं एक सरफेस पर रोल करता हूं, ये बॉल है सपोज यहां पर, और इसको मैं रोल करता हूं, रोल करता हूं, तो ये रोल होते 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 जाएगा और कहीं ना कहीं तो रुक जाएगा, रुकेगा ना? रुकेगा कि नहीं रुकेगा कहीं पे? जैसे आपके पास एक रबर बॉल है, आपने लिया और जमीन पर उसको इस तरह से रोल किया, तो क्या वो चलता ही जाएगा क्या? कहीं रुकेगा? ऑब्वियसली ये रुकेगा। क्यों रुक रहा है? व्हाई? ओके, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, और रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा बहुत एरिया जब भी इसके कांटेक्ट में आएगा, ये इसको रिलेटिव अपोज करेगा, और रिलेटिव अपोज करने की वजह से ये स्टॉप हो जाएगा। चलो अब यही एक्सपेरिमेंट हम लिक्विड के साथ करते हैं। सपोज लिक्विड के साथ मतलब मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैं एक लिक्विड लेता हूं, पानी लेते हैं हम लोग, और पानी के अंदर फिंगर को डीप करके गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे व्हिर्ल करते हैं, ओके, इसको व्हिर्ल करते हैं, ओके, व्हील करके छोड़ देते हैं। क्या होगा थोड़ी देर बाद? एक ग्लास लिया हमने, एक ग्लास में पानी लिया और पानी को इस तरह से गोल गोल घुमाया और छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद क्या होगा? क्या पानी घूमता रहेगा?
नहीं तो पानी घूमता रहेगा क्या दिन भर? वेरी गुड। ये थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, ये थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। आप सोच के देखिए, अब मैंने जो आपको बॉल का एग्जांपल दिया है और यहाँ पर जो एग्जांपल आपको दिख रहा है, इनमें एक सिमिलैरिटी है। उसको भी आप रोल करते हो तो थोड़ी देर जाके रुक जाता है, यहाँ पर भी आप जब इसको व्हील करते हो तो थोड़ी देर बाद रुक जाता है। तो क्या मैं ऐसा कहूं कि पानी में भी फ्रिक्शन हो रहा है? कैन आई से दैट लाइक दिस? यस, यस, ऑब्वियसली। तो पानी के और हवा के फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी कहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन अगर देखा जाए तो विस्कोसिटी इज द फ्रिक्शन इन द सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, सो एकदम कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन यहां पर बता रहा हूं। इट इज अ फ्रिक्शन को विस्कोसिटी इज ए, इट इज अ फ्रिक्शन in solid and liquid, solid, sorry, friction in liquid and gases. The friction in liquid and gases is called viscosity. ये टेक्सचुअल डेफिनेशन नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन। मैं हमेशा आपको दो डेफिनेशन बताता हूं, एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन और एक टेक्सचुअल डेफिनेशन। कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन आपको एकदम तुरंत आपसे कोई पूछ लेते हैं कि भाई विस्कोसिटी क्या है, अरे भाई ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, पानी के अंदर में फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को विस्कोसिटी कहते हैं। ओके, सो ये कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है विस्कोसिटी की। लेकिन अगर हम इसको टेक्सचुअल डेफिनेशन में कन्वर्ट करें या टेक्सचुअल डेफिनेशन कहे तो क्या होता है? definition: viscosity is the property of fluid. Viscosity is a property of fluid by virtue of which different layers of liquid, different layers of liquid experience the relative dragging force, इसी को हम कहते हैं विस्कस फोर्स। is called viscosity. Viscosity is the property of fluid by virtue of which different layers of liquid experience relative dragging force, है ना? Relative dragging force is called viscosity. एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना। अब देखिए, एक एक चीज को अच्छे से समझना है। यहां पर जो ड्रैगिंग फोर्स जनरेट हो रहा है वो ड्रैगिंग फोर्स क्या है? तो देखो, जब लेयर्स ऑफ लिक्विड की हम बात करते हैं, तो लेयर्स ऑफ लिक्विड की जब आप बात करते हो, तो जब आप इसमें फिंगर को डीप करते हो और इस तरह से वेल करते हो, तो क्या होता है? हर एक मॉलिक्यूल मूव होता है। अब हमको पता है कि लिक्विड और लिक्विड मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स होता है? लिक्विड और लिक्विड मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स होता है? करेक्ट, इसके अंदर एक तरह का कोहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, एक्चुअली दो लेयर से, जैसे ये एक पानी की लेयर है और ये एक पानी की लेयर है, ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इमेजिन करो। तो ये लेयर के अंदर का मॉलिक्यूल, ये एक लिक्विड मॉलिक्यूल है और ये एक लिक्विड मॉलिक्यूल है। लेकिन दोनों लिक्विड मॉलिक्यूल जो है अलग अलग लेयर में है। ये अलग लेयर में, ये अलग लेयर में, राइट? मान लो हम लोग कंसीडर करते हैं ये ग्राउंड सरफेस, इसको ग्लास को हम लोग ऐसे रखते हैं, ये ग्राउंड सरफेस लेते हैं, ये ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस ले ग्राउंड
ग्राउंड सरफेस मतलब आप ग्लास को ऐसे रख रहे हो और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो आप, दिस वन, ये है हमारा ग्राउंड कंसीडर कर रहा हूं, इसको ग्राउंड कंसीडर। आर यू गेटिंग मी? ग्राउंड किसको कंसीडर कर रहा हूं? आर यू गेटिंग मी? यस, आर यू गेटिंग मी? ग्राउंड किसको कंसीडर कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये वाला जो साइड दिख रहा है आपको, इसको ग्राउंड लेयर। आर यू गेटिंग मी? ओके। अब जो पहली लेयर होंगी, पहली लेयर लिक्विड की होंगी, तो पहली लेयर जो होगी उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, बहुत कम होगी उसकी वेलोसिटी। पहली लेयर की, फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का मॉलिक्यूल जो लिक्विड मॉलिक्यूल है और ये सॉलिड मॉलिक्यूल, इनमें कौन सा फोर्स होगा? वेरी गुड, अधेसिव फोर्स होगा, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी। अगर देखो आप जब फिंगर को गोल घुमाते हो और आप यहाँ पर पेपर का पीस रखिए, कॉर्नर पे यहाँ पर अगर आप पेपर का पीस रखोगे तो उसकी वेलोसिटी बहुत धीरे धीरे घूमता है, वो बहुत धीरे धीरे घूमता है, आपने देखा होगा बहुत धीरे घूमता है। लेकिन वही पेपर का पीस आप यहाँ पर रखो बीच में, वो जोर जोर से घूमता है। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? तो साइड में यानी जो कॉर्नर का मॉलिक्यूल है या कॉर्नर की लेयर है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी या कम है? वेरी गुड, उसकी वेलोसिटी कम है। जो सबसे नजदीक है यानी सबसे कॉर्नर पे जो मॉलिक्यूल है या जो लेयर है उसकी। अच्छा, इसके ऊपर की लेयर जो होंगी यानी उसके आगे वाली लेयर होगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, होंगी या नहीं? करेक्ट, इसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, उससे आगे वाले की और ज्यादा होगी, उससे आगे वाले की और ज्यादा होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस डिस्टेंस वेरी होगा, डिस्टेंस डिस्टेंस का हम इक्वल भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इक्वल भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वेरी भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो पहले, डिस्टेंस वेरी हो रहा है, यहाँ से ग्राउंड से डिस्टेंस वेरी हो रहा है। ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी इसकी कम है, इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी कम है तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? ये दो लेयर्स के बीच में जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे को कांटेक्ट में आ रहे होंगे ना, तो इनमें कौन सा फोर्स हो रहा होगा? कोई सी फोर्स हो रहा होगा। आर गेटिंग मी? समझ रहे आप? तो ये कोहेसिव फोर्स की वजह से ये स्लो मूविंग लेयर जो है, ये स्लो मूविंग लेयर है, दिस इज स्लो मूविंग, स्लो मूविंग, और ये फास्ट मूविंग लेयर है, फास्ट मूविंग लेयर। तो स्लो मूविंग लेयर जो फास्ट मूविंग लेयर के टच में आएंगी, फास्ट मूविंग लेयर के टच में आएंगी, तो वो इसको भी स्लो कर देंगी, है ना? ये स्लो मूविंग लेयर, जैसे कि स्लो मूविंग लेयर है, ये स्लो चल रहा है और ये स्लो चल रहा है और ये बहुत फास्ट आया, लेकिन इसके कांटेक्ट में आ गया, तो ये इसके एक दूसरे से नजदीक से जाएंगे तो इनमें एक दूसरे का कोई भी फोर्स जनरेट होगा, तो ऊपर वाली लेयर भी स्लो हो जाएगी। आप समझ रहे मेरी बात? अच्छा, तो फिर अगर ये वाली स्लो हो जाएंगी तो उसके ऊपर वाली भी फिर स्लो हो जाएगी। आर गेटिंग मी? फिर उसके ऊपर वाली भी स्लो हो जाएंगे, उसके ऊपर वाली भी स्लो हो जाएगी, फिर उसके ऊपर वाली भी स्लो हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे जो स्लो मूविंग लेयर्स होंगे वो फास्ट मूविंग लेयर्स को टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे, और यही टेंजेंशियल फोर्स जो है, यही टेंजेंशियल फोर्स जो है, उसी को हम विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स कहेंगे। आर गेटिंग मी? वही टेंजेंशियल फोर्स जो फास्ट मूविंग लेयर पे स्लो मूविंग लेयर अप्लाई करने वाली है, उसी को हम लोग विस्कस ड्रैग कहेंगे या विस्कस फोर्स कहेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग क्लियर हो रहा है? पक्का बताइए। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं विस्कस फोर्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर, आई एम टॉकिंग अबाउट विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग। इस इक्वेशन में विस्कस, ये यहाँ पर आपको डेफिनेशन में विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो रहा है, ये दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी का डिफरेंस है। ये वेलोसिटी बहुत स्लो है, इस लेयर की वेलोसिटी, और इस लेयर की वेलोसिटी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जो स्लो मूविंग लेयर है उसके ऊपर से जब फास्ट मूविंग लेयर मूव होगी, फास्ट मूविंग लेयर मूव होगी, तो क्या होगा बेसिकली, क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर ऊपर वाली लेयर जो फास्ट मूव हो रही है वो भी तो स्लो हो जाएगी। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी?
तो फास्ट मूविंग लेयर भी स्लो हो जाएंगी। अब ये स्लो हो जाएंगी तो इसको भी स्लो कर देगी। अगर ये स्लो हो गई तो फिर ये इसको भी स्लो कर देगी, फिर ये स्लो हो गई तो इसको भी स्लो कर देगी। ऐसा एक दूसरे को ये क्या करते जाते हैं, स्लो करते जाते हैं। और इस वजह से थोड़ी देर बाद पानी कैसा हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि ये लेयर इसको स्लो करेंगी, है ना, ये लेयर इसको स्लो करेंगे, ये लेयर इसको स्लो करेंगे, ये लेयर इसको स्लो करेंगे, ये एक दूसरे को स्लो करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, कोहेसिव फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, विस्कस फोर्स। उसको हम लोग विस्कस फोर्स कहेंगे। आर यू गेटिंग मी? ओके, तो विस्कस फोर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहां पे। विस्कस फोर्स, इसी को हम विस्कस ड्रैग कहते हैं। The tangential force acting between two adjacent layers is called viscous force, is called viscous force. ओके, और एक डेफिनेशन लिख लो यहां पर। द विस्कस फोर्स is the force experienced by relative motion of different layer of the fluid is called viscous force or viscous drag, is called viscous fluid और विस्कस ड्रैग। दोनों भी डेफिनेशन सही है। ये टेंजेंशियल फोर्स होता है जो दो एडजेसेंट लेयर के बीच में एक्ट होता है, जिसमें फास्ट मूविंग लेयर को स्लो मूविंग लेयर स्लो कर देती है। जो तेज भाग रहा होता है, राइट, उसको स्लो वाला और स्लो कर देता है। ओके, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट इज द विस्कस फोर्स। मतलब पहले जो स्लो भाग रहा है और जो फास्ट भाग रहा है, तो स्लो वाला उसको पकड़ के लाता है ना, आगे भागने नहीं देता, उसको रुका देता है, उसका पैर खींच लेता है। सो आर यू गेटिंग दैट? आर यू गेटिंग मी? दोनों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? दोनों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। विस्कोसिटी एकदम बेसिक में अगर हम विस्कोसिटी कहें तो क्या है ये, एक तरह का क्या है ये, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन किसमें, लिक्विड में और गैसेस में जो फ्रिक्शन आपको देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। डेफिनेशन क्या बताई हमने, ये इसकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन ऊपर बताया था। इट इज अ फ्रिक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड एज अ विस्कोसिटी। डेफिनेशन क्या बताया मैंने आपको, viscosity is the property of fluid by virtue of which different layers of liquid experience the relative dragging force। relative dragging force का मतलब viscous force हम बात कर रहे हैं। और viscous force कैसे जनरेट हो रहा है, ये बात समझ में आई मेरी? आपको क्लियर हुआ? मैंने आपको एग्जांपल से बताया, ग्राउंड सरफेस से ये बात समझ में आई। कम वेलोसिटी, ज्यादा वेलोसिटी, और ज्यादा वेलोसिटी, और ज्यादा वेलोसिटी। आर यू गेटिंग दिस? ओके, अप टू हियर एनी डाउट टू एनीवन? किसी कोई डाउट है? ओके, सो विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग के दोनों चीजें क्लियर हो गई है। अब एक्चुअली विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग एक और चीज पर डिपेंड करता है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट।
क्या कहते हैं उसको हम? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो विस्कस फोर्स एक और पैरामीटर पे डिपेंड करता है जो क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहां पर आप ऊपर लिख लेंगे द विस्कस फोर्स the viscous force depends on viscous force depends on area of layer and velocity gradient। वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया वेलोसिटी ग्रेडियंट का? चलो देख लेते हैं इसको। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लिक्विड होता है, ये फ्लूइड हम कंसीडर करें, वो लेयर में फ्लो होता है। तो अगर ये ग्राउंड सरफेस लेते हैं हम, दिस इज अ ग्राउंड सरफेस, सपोज ये हम ग्राउंड सरफेस लेते हैं, तो इसके ऊपर की पहली लेयर जो होगी उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी। फिर उसके ऊपर की जो लेयर होगी, सपोज उसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, कंपैरेटिवली तो ज्यादा ही होगी ना। इसको लेयर्स में ऐसे बता देता हूं मैं। ऐसे लेयर में बता देता हूं। इसकी वेलोसिटी v माइनस dv ले लेते हैं। एक थोड़ी सी ऊपर एक है, इसकी वेलोसिटी हम v ले लेते हैं, और इसके ऊपर एक और लेयर ले लेते हैं। ओके, इसकी वेलोसिटी हम v प्लस dv ले लेते हैं। अच्छा, इसका डिस्टेंस कितना है? तो मान लो x माइनस डी एक्स है। अच्छा, इसका डिस्टेंस कितना है यहां से? तो मान लो x है। और इसका डिस्टेंस कितना है यहां से? तो x प्लस डी एक्स है। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी से डिनोट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू distance dx from the fixed layer or stationary surface, from the stationary surface। तो ये आपका स्टेशनरी सरफेस है। दिस इज व्हाट इज द स्टेशनरी सरफेस। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मान लो मैं vg से डिनोट करता हूं इसे। So Vg will be equals to dV by dx। Very simple, very simple। dV by dx। ओके, तो अब आपको ये क्या बताता है? तो dV by dx आपको बताता है कि कितनी वेलोसिटी कितने डिस्टेंस में चेंज हुई है। अगर वेलोसिटी उतने ही डिस्टेंस में ज्यादा बदल रही है तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वो ज्यादा होगा। और वेलोसिटी ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा ना, उतनी ज्यादा विस्कोसिटी बढ़ती जाती है, या फिर विस्कस ड्रैग हम लोग बोल सकते हैं, इंक्रीज होता जाता है। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट क्या आएगा? एसआई यूनिट क्या आ रहा है? ये मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो रहा है, क्या बन रहा है? 1/सेकेंड, है ना, पर सेकेंड। तो इसका आता है 1/सेकेंड, ये इसका यूनिट होता है। और डायमेंशन क्या होता है? L रेस टू 0, M रेस टू 0, T रेस टू -1, T रेस टू -1। This is what is nothing but the velocity gradient। Are you getting that up to here, boys and girls? Okay, so
विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, रेनॉल्ड्स नंबर, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है? यस, ये सारी चीजें क्लियर हुई है? एनी डाउट टू एनीवन? एनी डाउट टू एनीवन? एरिया ऑफ लेयर, हाँ ये देखो, जब पानी फ्लो होता है ना, पानी फ्लो होता है तो वो कितनी जगह से फ्लो हो रहा है। जैसे नदी की, हम नदी का पास लेते हैं ना, तो नदी का जो पास है वो सपोज कभी कभी इतना है और कभी कभी सपोज इतना है, तो एरिया ऑफ लेयर वो होता है, पानी जैसे फ्लो होता है ना, ऐसे ही हम लोग कंसीडर करेंगे किसी जगह पर आप पानी को इस तरह से रिलीज करो, तो छोटी जगह में से जब जा रहा है तब एरिया अलग होगा ना, और बड़ी जगह में से जा रहा है तब लेयर का एरिया अलग होगा ना। आर गेटिंग मी? सो उसको एरिया ऑफ लेयर कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स? किसी कोई डाउट आज के लेक्चर में? एनी डाउट टू एनीवन? ओके, चलेगा। कुछ भी रहा डाउट तो आप पूछ लीजिएगा, कल पूछ लेना। ओके, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टेक केयर।